बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, प्रीवियस सेशन में हमने ये डिस्कस कर लिया था एसिम्प्टोटिक फंक्शंस को बड़ी डिटेल के साथ। तो मैंने बड़ा प्रिसाइजली बात करने की कोशिश की थी। तो अब हम सिर्फ इनकी ना टिपिकल सी एग्ज़ाम्पल्स और वो केसेस देख लेते हैं प्रोग्रामिंग में वो कैसे होंगे। तो जो कांस्टेंट फंक्शन है, जैसे यहाँ पर आप देखें, कांस्टेंट आपको मैंने बताया था बिग ओ वन के ज़रिए से आप रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे, जब हमने लीनियर सर्च की भी हम एग्जांपल डिस्कस कर चुके थे कि अगर हमने किसी अरे का कोई जस्ट एक एलिमेंट प्रिंट करवाना है, कोई ऐसा एल्गोरिदम है जो कि सिर्फ एक एलिमेंट प्रिंट करवाएगा, तो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो जो है ना वो कांस्टेंट होगी। उसको हम कांस्टेंट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। बिग ओ वन हो गया, बिग थीटा वन हो गया, या बिग ओमेगा वन हो गया। वो डिपेंड करता है हम उसको बेस्ट केस के तौर पे एक्सप्लेन कर रहे हैं या वर्स्ट केस के तौर पे, या जो है वो टाइट बाउंड के तौर पे। ओके, अब आगे आ गया लॉगरिथमिक। तो लॉगरिथमिक मैंने आपको प्रीवियसली बता दिया था कि इसमें जो हमारी नंबर ऑफ़ इनपुट्स होती हैं, तो आंसर जो है वो नंबर ऑफ़ इनपुट्स की बजाय बहुत कम आइट्रेशंस में हमें मिल जाता है। कंप्यूटेशंस बहुत कम हमें उसमें करना पड़ती हैं। तो लॉगरिथमिक में जो कंप्यूटेशन है वो बड़ी कम होती हैं एज़ कंपेयर टू नंबर ऑफ़ डाटा या फिर साइज़ ऑफ डाटा। जैसे यहाँ पर देखें, ये आपको नज़र आ रहा है कि ये एक ट्री हमने लगाई हुई नज़र आ रही है आपको, और ये बाइनरी ट्री है। ये इसका लेवल 0 है, फिर ये वाला जो है लेवल 1 है, और फिर उसके बाद उसके फर्दर लेवल 2 लेवल 3 चल रहे हैं। फ़र्ज़ करें ट्री में हमने अगर कोई और ये ट्री भी समझ लें कि ये BST है, बाइनरी सर्च ट्री। कल के सेशन से आपको याद होगा कि BST का एक स्पेशल जो है वो उसमें कंडीशन होती है, बल्कि एक और डायग्राम मैंने ऐड किया, वहाँ से हम डिस्कस करते हैं। तो फिर अगर वापस जाना पड़ा उस डायग्राम पे तो चले जाएंगे। अच्छा जी, अब ये बाइनरी सर्च ट्री है। फ़र्ज़ करें हमने कोई भी एलिमेंट फाइंड आउट करना है ना, आप लगा लें 63, ठीक है। 63 एलिमेंट अगर हमने फाइंड आउट करना है तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द रूट। और बाइनरी सर्च ट्री की कंडीशन आपको याद होगी कल के सेशन से कि इसके किसी भी एलिमेंट पे, पेरेंट नोड पे, चाहे वो रूट है चाहे किसी सब ट्री का पेरेंट है, इसके लेफ़्ट साइड पे जो कीज़ हैं, जो वैल्यूज़ हैं वो स्मॉलर होती हैं। जैसे यहाँ पर आपको डायग्राम से नज़र आ रहा है कि 56 के लेफ़्ट साइड पे जो सब ट्री है उसमें कोई वैल्यू भी 56 के से बड़ी नहीं है। इवन कंडीशन में तो ये था कि 56 के इक्वल वैल्यू आ सकती है, लेकिन इसके इक्वल भी नहीं है, ठीक है जी। और 56 के राइट सब ट्री में सारी वैल्यूज़ 56 से बड़ी होंगी। हमने फाइंड आउट करना है 63। वी विल कंपेयर द एलिमेंट विच वी वांट टू फाइंड with the root element. if the root is smaller, फिर हम राइट साइड पे अपना एरिया, राइट साइड के एरिया में सर्च करेंगे। बट इफ़ द वैल्यू इज़ स्मॉलर, जो हमने फाइंड करनी है, फिर हम रूट के साइड पे चले जाएंगे। तो अगर हम रूट के राइट साइड पर गए, ठीक है जी, तो कल की डिस्कशन में हमने बैलेंस्ड ट्री नहीं देखी थी। तो बैलेंस्ड ट्री में ये होता है कि अगर हम रूट के राइट साइड पर गए तो तकरीबन 50% ऑफ डाटा एलिमेंट्स हमारा स्किप हो जाता है, ठीक है। तो आधा पोर्शन हमारा हमें सर्च ही नहीं करना पड़ता। तो फिर हम फ़र्ज़ करें यहाँ पे 70 पे गए, अब हमें यहाँ पे पता है 63 को हमने 70 से कंपेयर किया, तो 63 इज़ स्मॉलर देन 70। नाउ वी हैव टू सर्च एट द लेफ़्ट साइड ऑफ दिस पेरेंट नोड, ठीक है जी। एंड सो ऑन, फिर 60 के राइट साइड पे जाएंगे, फिर 65 इसके लेफ़्ट साइड पे जाएंगे, यहाँ पर हमें ये एलिमेंट मिल जाएगा। तो कुछ अगर इस तरह का एल्गोरिदम का बिहेवियर हो तो वो लॉगरिथमिक होता है। फिर उसके बाद लीनियर की एग्जांपल तो मैं आपको प्रीवियस बता चुका था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल मैंने कोड की हुई है आपके इन टर्म्स ऑफ कोडिंग। तो अगर कोई सिंपल फॉर लूप लगा हुआ है तो जितनी हमारी अरे या जितनी भी फॉर लूप की आइट्रेशन होंगी, आई इज़ लेस देन साइज़, जितना साइज़ होगा, जितना डाटा होगा, उतनी आइट्रेशंस फॉर लूप की चलेंगी। सो दिस टाइप ऑफ एल्गोरिदम्स विल बी डिनोटेड बाय n, ठीक है जी, जो कि लीनियर फंक्शन या लीनियर फैशन होता है एल्गोरिदम का। उसके बाद क्वाड्रेटिक स्केयर फॉर्म में
ठीक है जी। और मैं आपको बता चुका प्रीवियसली भी कि क्वाड्रेटिक में नेस्टेड फॉर लूप आ जाती है, फॉर के अंदर फॉर लूप, इस पर टाइम नहीं मैं लगाऊंगा ज़्यादा। फिर क्यूबिक जो है ओके, अच्छा यहाँ पर हमने, तो इसी तरह से जो क्यूबिक है उसमें इस फॉर लूप के अंदर भी एक फॉर लूप आ जाती है। ठीक है जी। तो अब हम कुछ स्पेसिफिक केसेस, कुछ एग्जांपल्स ऐसी देखते हैं, कुछ एमसीक्यूज देखते हैं जो कि हमारे पेपर में पूछे जा सकते हैं। हम चीज़ों को बड़ा समराइज़ करके हमने पहले भी देखा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कह रहा है जी व्हाट इज़ द बेस्ट केस फॉर लीनियर सर्च। ठीक है जी। बिग ओ एन लॉग ऑफ एन, बिग ओ लॉग ऑफ एन, बिग ओ एन और बिग ओ वन। तो जो प्रीवियस सेशन में जो लोग मौजूद थे हमने लीनियर सर्च को टेस्ट केस के तौर पे डिस्कस किया था। हमें पता है लीनियर सर्च में क्या होता है जी, हम फॉर लूप को यूज़ करते हुए पहले एलिमेंट से लेकर एंड वाले एलिमेंट तक मैक्सिमम हम सर्च करते हैं अरे के अंदर। ठीक है जी। और जहाँ पर हमें एलिमेंट मिल जाए वहाँ पर हम जो है वो स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पर चूँकि जो उसने बताया है एसिम्प्टोटिक नोटेशन यूज़ की है वो है बिग ओ। ठीक है जी। तो बिग ओ मतलब ये कि इसका वर्स्ट केस हमने बताना है कि मैक्सिमम लीनियर सर्च में मैक्सिमम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है, मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है। तो मैक्सिमम हमें पता है कि ये है कि हमारा एलिमेंट अगर लास्ट वाले इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, अगर सबसे आखिरी इंडेक्स पे पड़ा है तो यही केस मैक्सिमम है, तो वो केस बनेगा बिग ओ एन। ठीक है जी। लॉग ऑफ एन तो हमने देख लिया, उसमें जो हमारे नंबर ऑफ़ डाटा आइटम्स होते हैं उससे बहुत कम आइट्रेशंस में रिज़ल्ट हमें मिल जाता है। जैसे मैंने आपको ट्री की एग्जांपल दी, बाइनरी सर्च ट्री की एग्जांपल मैंने आपको दी कि आप एक साइड बिल्कुल स्किप कर देते हैं। ठीक है। तो लीनियर सर्च की जो बेस्ट केस है वो बिग ओ एन हो जाता है। ठीक है जी। अब उसने पूछा इसका बिग ओ है इसलिए इसको बिग ओ एन हम कहेंगे, अदरवाइज़ अगर बिग ओमेगा कहता तो हम बिग ओमेगा की सूरत में बिग ओमेगा वन पे जाते। तो ये इसको ज़रा देखिएगा, देख लीजिएगा। सॉरी, बेस्ट केस है तो डेफिनेटली हमें बिग ओ वन के साथ ही जाना है। द एलिमेंट इज़ एट द हेड ऑफ द अरे, हैंस इसको बल्कि मैं भी थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट कर लिया। बेस्ट केस की बात चूँकि कर रहा है, बेस्ट केस में हम ये कहते हैं जी हमारा एलिमेंट पहले ही इंडेक्स पे मिल गया है, तो वो बिग ओ वन के साथ हम जाएंगे इसमें इसके आंसर के लिए। ओके। उसके बाद है जी नेक्स्ट आप एक्यूज व्हाट इज़ द वर्स्ट केस फॉर लीनियर सर्च। तो लीनियर सर्च का वर्स्ट केस हमें पता है कि वो बिल्कुल एंड वाले इंडेक्स पे अगर वैल्यू पड़ी हुई है तो वो बिग ओ एन होगा वर्स्ट केस। ठीक है जी। बेस्ट केस बिग ओ वन और वर्स्ट केस बिग ओ एन। ठीक है। तो इसका आंसर बिग ओ एन आएगा। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि वर्स्ट केस इज़ व्हेन द डिज़ायर्ड एलिमेंट इज़ एट द टेल ऑफ द अरे और नॉट प्रेजेंट एट ऑल। दोनों सूरतों में अगर एलिमेंट बिल्कुल एंड पे आखिरी 10% 20% जो है वो एलिमेंट्स में मौजूद है या फिर वो है ही नहीं, तो दोनों सूरतों में ये वर्स्ट केस कहलाएगा। ओके, व्हाट इज़ द बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्डर्ड लीनियर सर्च। अच्छा, अब ये जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में एग्जांपल देखी थी लीनियर सर्च की, अगर आपने नोटिस किया हो तो वहाँ पर जो अरे थी वो ऑर्डर्ड थी। वहाँ पर मैं शायद आपको बता भी नहीं सका, लेकिन अरे ऑर्डर्ड थी। ठीक है जी। तो कह रहा है जी लीनियर सर्च अगर हमारी अरे ऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड लीनियर सर्च में वर्स्ट केस और बेस्ट केस क्या होगा। तो अगर हमारी अरे ऑर्डर्ड है तो तब हमारे पास ऑप्शंस हैं बिग ओ एन लॉग ऑफ एन, बिग ओ लॉग ऑफ एन, बिग ओ लॉग ऑफ एन, बिग ओ एन लॉग ऑफ एन, बिग ओ एन बिग ओ वन और बिग ओ वन बिग ओ एन। अब यहाँ पे लॉजिकल बात करूँगा। पहले उसने कहा व्हाट इज़ द बेस्ट केस, पहले उसने बेस्ट केस की बात की। मैं सिर्फ कोई टेक्निकल डिस्कशन नहीं कर रहा, सिर्फ आपको मैं लॉजिकल ये असल में एफिशिएंटली एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने का एक ट्रिक भी आपको यहाँ पे पता चलेगा। पहले उसने बेस्ट केस की बात की और बाद में उसने वर्स्ट केस की बात की। तो अगर आप बिग ओ एन लॉग ऑफ एन को देखें तो बिग ओ जो एन है, एन इंटू लॉग ऑफ एन, ये तो वैसे ही वर्स्ट है या वैसे ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू बिग ओ लॉग एन के। ठीक है जी। तो ये वाला आंसर तो हो ही नहीं सकता। जो मैंने आपको
फंक्शन ग्रोथ वाली एक वो ग्राफ डायग्राम दिखाई थी, उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर आप इसको देखें, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे ग्राफ लगा भी देता हूँ। तो लॉजिकली ये तो वैसे ही वर्स्ट है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। हाँ, ये आंसर हो सकता है लॉजिकली, अभी हमने इसको एनालाइज नहीं किया, और ये वाला आंसर भी लॉजिकली हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके पहले जो है वो बेस्ट केस नहीं है, पहले वर्स्ट केस आ रहा है, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। बिग ओ वन से यू कैन से कि बिग ओ वन से सस्ता या बिग ओ वन से हल्का एल्गोरिदम, सबसे कम कंप्यूटेशन किसी और एल्गोरिदम की हो ही नहीं सकती। बिग ओ वन सबसे नॉर्मल या सबसे ईजीएस्ट एल्गोरिदम की टाइप होती है, ठीक है। तो ये भी लॉजिकली इसका आंसर नहीं बनता। अब हमें इन दोनों में से चूज़ करना है, बिग ओ वन एंड बिग ओ एन, ठीक है। और इधर है बिग ओ लॉग ऑफ एन, बिग ओ एन लॉग ऑफ एन। तो अगर हमारी अरे ऑर्डर्ड भी है तो तब भी हमारा जो बेस्ट और वर्स्ट केस है वो चेंज नहीं होगा। बेस्ट केस बिग ओ वन ही रहेगा इन केस के हमारा एलिमेंट पहले ही इंडेक्स पर, ज़ीरो इंडेक्स पर मौजूद है। और वर्स्ट केस बिग ओ एन ही रहेगा कि अगर तो हमारा एलिमेंट अरे में मौजूद ही नहीं है, उस केस में भी बिग ओ एन आएगा। और या फिर हमारा जो एलिमेंट है जो हमने फाइंड आउट करना है वो आखिर पे, अरे के आखिर पे मौजूद है। सो दैट जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन हम चूज़ करेंगे, ठीक है जी। द एलिमेंट इज़ एट द हेड ऑफ द अरे, हैंस बिग ओ वन, अगर वो टॉप पे है, अदरवाइज वो एंड पे है, तो तब भी हमारा जो ना बेस्ट और वर्स्ट केस आएगा बिग ओ वन और बिग ओ एन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ लीनियर सर्च। इसका डिसएडवांटेज क्या है लीनियर सर्च का? रिक्वायर्स मोर स्पेस, greater time complexities compared to other searching algorithms, no easy to understand, no easy to implement। तो ये वाले जो आखिरी दो ऑप्शंस हैं ये तो मैं वैसे ही एक्सक्लूड कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि लीनियर सर्च से आसान सर्च एल्गोरिदम कोई है ही नहीं, ठीक है जी। बाकी सारे सर्च एल्गोरिदम इससे कॉम्प्लेक्स है, उनका एल्गो जो है वो इससे कॉम्प्लेक्स है, तो ये ऑप्शंस तो आंसर नहीं हो सकते। ये उसने कहा नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, तो ये नॉट ईजी नहीं है बल्कि इट इज़ ईजीएस्ट टू अंडरस्टैंड और इट इज़ ईजीएस्ट टू इम्प्लीमेंट, ठीक है जी। ये ऑप्शन आंसर में नहीं है, तो इसका डिसएडवांटेज फिर क्या होगा? रिक्वायर्स मोर स्पेस, इसमें स्पेस भी रिक्वायर्ड नहीं होती। ग्रेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ कंपेयर टू अदर सर्चिंग एल्गोरिदम, अदर सर्चिंग एल्गोरिदम के मुकाबले में ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कैसे? जो हमारा बाइनरी सर्च होती है, अगर आपको याद हो तो बाइनरी सर्च में बिल्कुल ट्री की तरह से जो अरे है, अरे तो डेफिनेटली ऑर्डर्ड यूज़ होती है बाइनरी सर्च में, लेकिन वो एक इनिशियल पॉइंट लेता है, एक एंड वाले इंडेक्स को जो उसका लेंथ है उसको यूज़ करता है, और अरे का मिड वो फाइंड आउट कर लेता है। और जैसे मैंने आपको बाइनरी ट्री की एग्जांपल दी है, बाइनरी सर्च ट्री की एग्जांपल दी है, बिल्कुल उसी तरह से वो यहाँ पर मिड से कंपेयर करता है वैल्यू को। अगर तो वैल्यू इस मिड की वैल्यू से छोटी है फिर वो राइट साइड को स्किप करेगा और लेफ़्ट साइड पे सर्च करेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा एल्गोरिदम है, ये वाला एल्गोरिदम ये लीनियर सर्च से बहुत बेहतर है, जिसको हम बाइनरी सर्च के नाम से पुकारते हैं। तो जो बाइनरी सर्च है वो लीनियर सर्च से बहुत एफिशिएंट है, तो इसका डिसएडवांटेज यही बनता है कि ग्रेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ कंपेयर टू अदर सर्चिंग एल्गोरिदम, ठीक है जी। ओके, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च एज द नेम सुजेस्ट इज बिग ओ एन, जो इसकी वर्स्ट केस है, चूँकि इसने लीनियर फैशन में सर्च करना होता है, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो इट इज़ मच ग्रेटर दैन अदर सर्चिंग टेक्निक लाइक बाइनरी सर्च बिग ओ लॉग ऑफ एन, तो इससे ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनता है। वेयर एज लीनियर सर्च इज़ ईजी टू इम्प्लीमेंट, है आसान, एंड अंडरस्टैंड देन अदर सर्चिंग टेक्निक। तो जो इवन आपका बाइनरी सर्च है उसका भी एल्गोरिदम बहुत कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, लेकिन एज़ कंपेयर टू लीनियर सर्च वो कॉम्प्लेक्स ही है। ओके, अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो आपने पूछ लेना, अदरवाइज आई विल कंटिन्यू। ओके जी, बाइनरी सर्च कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग? ब्रूट फोर्स टेक्निक, डिवाइड एंड कंकर, ग्रीडी एल्गोरिदम एंड डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर हमारे उसने कुछ एल्गोरिदम की क्लासेस को इंट्रोड्यूस कर दिया और पूछा कि जो हमारा बाइनरी सर्च है वो किस क्लास का एल्गोरिदम है, किस टाइप का एल्गोरिदम है।
अच्छा, यहाँ पे हम डिफरेंट एल्गोरिदम्स को डिटेल में देखेंगे भी, जो कि अदनान साहब का क्वेश्चन भी था। ब्रूट फोर्स टेक्निक ये नहीं है। ब्रूट फोर्स इसके नाम से ज़ाहिर है। ब्रूट फोर्स ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम सारे सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं, सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस को हम ट्राई करते हैं। इसकी एग्जांपल अगर मैं रियल लाइफ से आपको देना चाहूँ तो फ़र्ज़ करें आपके पास कोई 20 चाबियों का एक गुच्छा है और आपने एक लॉक को ओपन करना है, तो ब्रूट फोर्स ये होगा कि आप एक साइड से शुरू हो जाएं और तमाम कीज़ को ट्राई करते रहें, तो ये ब्रूट फोर्स टेक्निक होगी। ठीक है जी। तो ये टेक्निक जो है ना, ये बाइनरी सर्च की टेक्निक नहीं है। और डिवाइड एंड कंकर क्या होगी? डिवाइड एंड कंकर ये होगी कि आप अपने प्रॉब्लम को डिवाइड कर लें। जैसे हमने बीएसटी की एग्जांपल देखी, तो बाइनरी सर्च को चूँकि मैं प्रीवियस स्लाइड में डिटेल से थोड़ा सा मैंने डिटेल उसकी बताई है, तो बाइनरी सर्च की जो क्लास ऑफ एल्गोरिदम बनती है वो डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिदम की बनती है। अब इसके बरक्स ये ग्रीडी और डायनामिक क्या है ये भी हम अभी देखते हैं। बहरहाल इस जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर डिवाइड एंड कंकर बनता है, ना कि ब्रूट फोर्स और ना कि ग्रीडी और डायनामिक प्रोग्रामिंग। ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या बनेगा? डिवाइड एंड कंकर। तो ये प्रीवियस स्लाइड पे मैंने आपको डिस्कस भी किया। सिंस मिड इज़ कैलकुलेटेड फॉर every iteration or recursion, we are dividing the array into half and then try to solve the problem। जैसे मैंने आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे लिख के बताया भी था, ये वाला कि हम मिड तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। एक मिनट, एक पार्टिसिपेंट आए, मैं ज़रा ज्वाइन। तो ये मैंने आपको बताया बाइनरी सर्च के बारे में कि इसमें हम अपनी अरे को, अरे बहरहाल ऑर्डर्ड होती है, ये किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है, डिसेंडिंग भी हो सकता है, किसी ऑर्डर में ये मतलब अरे हम इनपुट लेंगे, फिर उसको मिड उसका निकालेंगे और अरे को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। चूँकि ऑर्डर्ड है, एलिमेंट को हम जो हमने सर्च करना है एलिमेंट, उसको हम मिड से कंपेयर करेंगे, फिर हम राइट या लेफ्ट साइड पे स्विच कर जाएंगे। तो ये डिवाइड एंड कंकर इसका जो है वो आंसर बनता है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास एक नई डिस्कशन शुरू हो जाती है, ये क्लास ऑफ एल्गोरिदम्स की या टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम्स की। ठीक है जी। तो इसमें डिफरेंट क्लासेस हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। ब्रूट फोर्स है, ग्रीडी एल्गोरिदम है, रिकर्सिव एल्गोरिदम है, डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिदम है, डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम है, ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स हैं। ठीक है जी। तो इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, चूँकि ये क्वेश्चंस भी सम टाइम आपके एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं। तो ब्रूट फोर्स, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी, तो ब्रूट फोर्स में क्या होता है जी, हम तमाम पॉसिबल सॉल्यूशंस को जो है ना वो देखते हैं। ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम सिंपली ट्राइज ऑल पॉसिबिलिटीज अंटिल अ सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन इज फाउंड। सच एन एल्गोरिदम कैन बी ऑप्टिमाइजिंग फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन, दिस में रिक्वायर फाइंडिंग ऑल सॉल्यूशंस, और इफ अ वैल्यू फॉर द बेस्ट सॉल्यूशन इज नॉन इट मे स्टॉप व्हेन एनी बेस्ट सॉल्यूशन इज फाउंड। तो ये ब्रूट फोर्स जो है इतना कोई अच्छी क्लास ऑफ एल्गोरिदम नहीं है। इसमें हमें तमाम पॉसिबिलिटीज़ को फाइंड आउट करना पड़ता है उनको। एग्जांपल इसकी है फाइंडिंग द बेस्ट पाथ फॉर अ ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन। तो ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन जो है वो ये सेल्स पर्सन की एक प्रॉब्लम है जो कि हमारे डिफरेंट कंप्यूटिंग सब्जेक्ट्स में हम डिस्कस करते हैं। उसमें क्या होता है जी, सेल्स पर्सन ने जैसे डिफरेंट शॉप्स पे डिफरेंट उसने जगहों पे स्टे करना होता है, तो उसके पास वेन्यूज़ या स्टेशंस काफ़ी सारे होते हैं। तो वो कोई ऐसा ऑप्टिमल पाथ चाह रहा होता है कि उसे कम से कम ट्रैवल करना पड़े और तमाम वो स्पॉट्स को विज़िट कर ले। तो उसको सम टाइम ब्रूट फोर्स के ज़रिए से ये बेस्ट राउट देखना पड़ता है। ठीक है जी। अच्छा, ज़रा मुझे तो ये ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम है। उसके बाद आ जाते हैं ये सेटिस्फाइंग है, स्टॉप एज सुन एज अ सोल्यूशन इज़ फाउंड। जैसे मैंने आपको की एग्जांपल दी थी। कीज़, अगर आपके पास एक गुच्छा है चाबियों का और आपने लॉक ओपन करना है, तो आपने पहली की, दूसरी की, तीसरी की, जैसे ही आपका लॉक ओपन होगा आप वो अपना जो काम है ओपन करने का, डोर ओपन करने का, वो आप स्टॉप कर देंगे। ठीक है जी। ओफन ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम रिक्वायर एक्सपोनेंशियल टाइम। अगर तो आपको लकीली चाबी जल्दी लग गई तो ठीक है, वरना आपको टाइम काफ़ी ज़्यादा भी लग जाता है और हसल बसल में सम टाइम वो वेस्ट भी टाइम होता है। वेरियस ह्यूरिस्टिक एंड ऑप्टिमाइजेशंस कैन बी यूज्ड। अच्छा, यहाँ पे ह्यूरिस्टिक जो है ना, ये कोई जैसे जो मैंने 5-6 एल्गोरिदम की क्लासेस लिखी हैं, ह्यूरिस्टिक कोई ख़ास क्लास ऑफ एल्गोरिदम नहीं है, बल्कि ये हर क्लास ऑफ एल्गोरिदम के अंदर कुछ स्पेसिफिक इफेक्टिव एफिशिएंस टेक्निक्स को अगर हम यूज़ कर लें,
या यू कैन से कि अगर हम थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग करके अपनी टेक्निक को बेहतर बनाने की कोशिश करें तो वो ह्यूरिस्टिक टेक्निक कहलाती है। तो बहरहाल ब्रूट फोर्स को हम ह्यूरिस्टिक्स के ज़रिए से या ऑप्टिमाइजेशन के ज़रिए से बेटर कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन अब क्या होती है? ऑप्टिमाइजेशन से मुराद ये है कि आपने अपने सोल्यूशन को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। इसकी एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो आज से कोई 10 साल पीछे अगर जाएँ तो हमारे जो है वो हम टीवी पे डिफरेंट चैनल्स देखने के लिए पीटीवी के साथ 2-4 चैनल्स अगर और आते भी थे तो हम जो है वो एंटीना का इस्तेमाल करते थे और उस एंटीना का अच्छा सॉल्यूशन अच्छा रिज़ल्ट लेने के लिए हमें अपने एंटीना को लेफ़्ट राइट सम टाइम मूव करना पड़ता था। एक बंदा छत पे खड़ा होता था, दूसरा बंदा नीचे खड़ा होता था और वो पूछता था कि जी बताओ अब रिज़ल्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो वो जो हम अपने एंटीना को मूव करते हैं लेफ़्ट राइट पोजीशंस में और कभी तार को हिलाते हैं, वो हम कोई ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होते थे, हम ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे होते थे। तो ह्यूरिस्टिक और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स ये स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं जिसमें हम अपने किसी भी क्लास ऑफ एल्गोरिदम को बेटर परफॉर्मेंस के लिए उसमें कुछ तब्दीलियाँ, कुछ चेंजिंग्स करते हैं एंड दीज टेक्निक्स मोस्टली डिपेंड्स अपॉन द ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है जी। बिल्कुल आपको अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो जैसे हम एज अ CS स्टूडेंट्स ऑल ऑफ अस हैव डिस्कस्ड और ऑल ऑफ अस हैव स्टडीड कि हमारे पास एक प्रॉब्लम के कई एक सॉल्यूशन होते हैं। अगर एक प्रॉब्लम एक वेब डेवलपर, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, एक एंड्रॉयड डेवलपर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है तो माइट बी पॉसिबल कि सेम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूसरा डेवलपर बिल्कुल डिफरेंट सॉल्यूशन दे। ठीक है जी। तो वो जो ये डिफरेंट सॉल्यूशन आते हैं डिफरेंट डेवलपर्स की तरफ से, ये डिफरेंट क्यों होते हैं? ये डिफरेंट होते हैं थिंकिंग प्रोसेस की वजह से। हर बंदे की जो थिंकिंग अप्रोच है वो डिफरेंट है। ठीक है। तो आप सोच विचार करके अपनी मतलब अच्छी प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हुए आप ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हैं और आप ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स वो ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ होती हैं उनको यूज़ करते अपने एल्गोरिदम को बेटर कर सकते हैं। ठीक है जी। ओके। ह्यूरिस्टिक अ रूल ऑफ थंब दैट हेल्प्स यू डिसाइड विच पॉसिबिलिटीज टू लुक एट फर्स्ट। जैसे यहाँ पे उसने एक हिंट दे दिया कि अगर आपके पास कीज़ हैं तो आपको आपको उसमें रूल ऑफ थंब आपने क्या यूज़ करना है? आपने ये देखना है कि मुझे पहले कौन सी कीज़ को यूज़ करके डोर ओपन करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको ये हिंट मिल जाता है कि मेरा जो डोर का लॉक है वो लॉक उसको छोटी कीज़ लगनी है। तो आप अपने कीज़ के गुच्छे को छोटी और बड़ी कीज़ डिवाइड करते हैं और उनमें से छोटी कीज़ पहले ट्राई करते हैं ताकि आपका कुछ पोर्शन ऑफ बिग कीज़, बड़ी चाबियों का पोर्शन वो आप स्किप करके छोटी चाबियों को इस्तेमाल करें। तो इस तरह की कुछ टेक्निक्स या पॉसिबिलिटीज़ आप यूज़ करके ह्यूरिस्टिक यूज़ करके आप अपने प्रॉब्लम को सोल्यूशन को एफिशिएंट कर लेते हैं। फिर ऑप्टिमाइजेशन इन दिस केस अ वे टू एलिमिनेट सर्टेन पॉसिबिलिटीज़ विदाउट फुली एक्सप्लोरिंग दैम। तो ये भी ह्यूरिस्टिक की तरह से ही आपके सोल्यूशन को बेटर करने के कुछ टेक्निक्स हैं। ओके। ब्रूट फोर्स के बाद आ जाता है ग्रीडी एल्गोरिदम। तो ग्रीडी एल्गोरिदम ब्रूट फोर्स के तकरीबन करीब करीब होता है। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है इसमें हम सोच विचार करते ही नहीं, हम सिर्फ ये देखते हैं कि क्या चीज़ हमें करीब है, क्या चीज़ आसान है और उसी बेस के ऊपर हम सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। इन ग्रीडी एल्गोरिदम अप्रोच सॉल्यूशंस आर मेड फ्रॉम द गिवन सॉल्यूशन डोमेन। जो हमारे पास पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं वहाँ से हम सॉल्यूशन निकालते हैं। एज बीइंग ग्रीडी द क्लोजेस्ट सॉल्यूशन, जो करीबी सॉल्यूशन होता है, दैट सीम्स टू प्रोवाइड एन ऑप्टिमम, जो हमें लगता है कि शायद वो अच्छा है, हम उसको चूज़ कर लेते हैं। अब इस पर ज़्यादा टाइम लगाने की बजाय मैं आपको इसकी एग्जांपल एक बताता हूँ जिससे आपको जो है ना वो क्लैरिटी मिल जाएगी। बाकी आपको मटेरियल मिल जाएगा, उसमें आप जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। द प्रॉब्लम इज़ टू काउंट टू अ डिज़ायर्ड वैल्यू। कोई भी आपकी इन टर्म्स ऑफ मनी आपने कोई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी के लिए कुछ सिक्के या कुछ नोट आपने जमा करने हैं। ठीक है जी। और उसमें आपका टारगेट ये है कि आप कम से कम कॉइन जो है ना वो यूज़ करें, ये आपका प्रॉब्लम है। और आपने कम से कम कॉइन यूज़ करते हुए स्पेसिफिक वैल्यू अचीव करनी है, ये हमारा प्रॉब्लम है। तो ग्रीडी एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है? इफ़ वी आर प्रोवाइडेड कॉइन्स ऑफ 1 to 5 and 10, अगर हमारे पास 1, 2, 5 और 10 के
काफ़ी सारे सिक्के पड़े हुए हैं, 1 का सिक्का काफ़ी सारा है, 2 का, 5 का, 10 का, और हमने काउंट बनाना है 18, हमने बनाना है, वैल्यू बनानी है 18। तो ग्रीडी एल्गोरिदम क्या करेगा, वो सबसे पहले 10 को पिक करेगा, ठीक है जी। उसने 10 का सिक्का पकड़ लिया, 10 का सिक्का पकड़ने के बाद उसने 5 का सिक्का पकड़ लिया, तो 10 को 5 में जब ऐड किया तो हो गए 15। फिर 5 के बाद उसने 2 का सिक्का पकड़ लिया और ये हो गए 17। उसके बाद उसने एक का सिक्का पकड़ा। तो लकीली ये प्रॉब्लम ही ऐसा था कि 18 हमारे पास मिनिमम काउंट के साथ वैल्यू 18 अचीव हो गई। ये ग्रीडी एल्गोरिदम का वे टू वर्क है। लेकिन अगर ये आगे सारा उसका प्रोसेस है, ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया सिंपली। अगर हम अपनी प्रॉब्लम को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है, कि अगर हमारे पास जो कॉइन्स हैं वो 1, 7 और 10 वाले हैं, अभी ये मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, यू हैव टू अज्यूम कि हमारे पास जो कॉइन्स हैं उनकी वैल्यूज़ 1, 7 एंड 10 है, ठीक है जी। और हमने वैल्यू क्या बनानी है, हमने वैल्यू बनानी है 18 नहीं बनानी, हमने वैल्यू बनानी है 15, ठीक है जी। हमने 15 बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम जो ग्रीडी एल्गोरिदम है वो क्या करेगा, ग्रीडी में बीइंग ग्रीडी वी विल चूज 10। अब हमारे पास वैल्यू कितनी हो गई 10। नाउ वी कांट पिक 7 अदरवाइज इट विल बी ग्रेटर देन 15। हमने 10 पहले पिक कर लिया, 10 का सिक्का हमने ग्रीडी होते हुए 10 का सिक्का झपट लिया। उसके बाद हमें 5 एक एक वाले सिक्के पकड़ने पड़ेंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स हो जाएंगे 5 एक वाले सिक्के 5 और एक सिक्का 10 वाला, 6 कॉइन्स हमें यूज़ करने पड़ेंगे। दिस इज़ ग्रीडी अप्रोच, ग्रीडी एल्गोरिदम, ठीक है जी। ये वाला इसका सोल्यूशन हमारा निकलेगा बीइंग अ ग्रीडी। तो इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं होती ब्रूट फोर्स की तरह से। वेयर एज द सेम प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग ओनली 3 कॉइन्स। अगर हम थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, हम ग्रीडी अप्रोच ना अपनाएं, तो हम 7 जमा 7 जमा 1, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपनी रियल लाइफ में भी इस अप्रोच की एग्जांपल्स दे देता हूँ। हम में से ना कुछ लोग मैं आपको, ठीक है जी। तो ग्रीडी फिर आपको आइडिया हो गया कि इसमें हमारा जो नियर बेस्ट सोल्यूशन है हम वो चूज़ कर लेते हैं। आइदर द सोल्यूशन इज़ रियली बेस्ट और नॉट, हमें इससे कोई सरोकार नहीं होता। Hence we may conclude that the greedy approach picks an immediate optimized solution। उसे नहीं पता होता कि शायद अगर मैं थोड़ा सा ब्रॉडर वे में सोचूं, थोड़ा सा मैं ऊंचा होकर सोचूं तो बेहतर सोल्यूशन भी मिल सकता था। ओके, अब मैं मज़ीद इस पे ग्रीडी पे बात नहीं करूँगा, रिकर्सिव एल्गोरिदम की बात करते हैं। रिकर्सिव एल्गोरिदम ऐसे होते हैं जो कि जैसे रिकरियन पहले देख लें। रिकरियन क्या होती है, अगर अगर दो हमारे पास मिरर एग्जैक्टली आमने सामने, जैसे हमारे आमतौर पे ये बार्बर शॉप पे होता है, एक फ्रंट वॉल पे बैक वॉल पे मिरर लगे होते हैं, दरमियान में बंदा खड़ा होता है और उसे कई अपनी ही शेप्स नज़र आ रही होती हैं, अपनी शक्लें नज़र आ रही होती हैं। इट इज़ कॉल्ड रिकर्सिव, ठीक है जी। अब रिकर्सिव एल्गोरिदम में होता क्या है, हम अपनी प्रॉब्लम को कुछ इस तरह से छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं कि हम एक सॉल्यूशन को, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं छोटे लेवल पे, फिर उसी सॉल्यूशन को हम बढ़ाते जाते हैं या फिर ऐड अप करते जाते हैं और हमें एक लार्जर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। एकेडमिक्स में रिसर्चर क्लेम ये करते हैं कि जो रिकर्सिव एल्गोरिदम है वो इजी टू अंडरस्टैंड, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो हमारी मतलब लेवल पे जो स्टूडेंट्स हैं या जो सीएस के लोग हैं वो शायद इसको मुश्किल समझते हैं। बहरहाल हम इसको देखते हैं रिकर्सिव एल्गोरिदम्स को, इसमें हम करते क्या हैं, कैसे हम प्रॉब्लम को सोल्यूशन उसको फाइंड आउट कर रहे होते हैं। I am not sure how you are getting this concept. uh, I would like to ask जी, इसकी आपको समझ आ गई है, पहले से अंडरस्टैंडिंग थी या नहीं थी, और अगर पहले से अंडरस्टैंडिंग नहीं थी तो अब समझ आई कि नहीं, थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगा आपसे रिकर्सिव एल्गोरिदम खास तौर पे। जी सर, उसमें ये है कि एक फंक्शन बार बार खुद को ही कॉल कर रहा है, खुद को कॉल, बिल्कुल तो ऐसे। जी ठीक है, इसमें क्लियर है। ठीक है जी। ओके, किसी और का कोई
लेट मी चेक मीटिंग रूम। तो यहाँ पे इस वक्त ठीक है, ओके 6 लोग हैं, हामिद भी नहीं आया और एक हमारे भाई उन्होंने कहा था मैं सेकंड सेशन ज्वाइन किया करूँगा, वो भी नहीं आए और उन्होंने इवन पे भी कर दिया था। एनीवे नो इशू, ओके हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके ओके ओके, बस ठीक है। कोई क्वेश्चन किसी किस्म का अगर कोई है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल रिज्यूम। ओके जी। अच्छा, रिकर्सिव की और भी एग्जांपल्स तो हैं लेकिन मैं इसको ये आप पे छोड़ता हूँ, आप इसको ज़रा देखिएगा। ठीक है जी, कुछ और इसमें एग्जांपल्स मैंने की थी लेकिन बहरहाल अभी इतना टाइम नहीं है। ओके, डिवाइड एंड कंकर। तो डिवाइड एंड कंकर रिकर्सिव में चूँकि हम डिवाइड करते तो हैं प्रॉब्लम को स्मॉलर प्रॉब्लम्स में, सब प्रॉब्लम्स में, लेकिन रिकर्सिव एल्गोरिदम में डिवीजन इज़ सॉर्ट ऑफ डिफरेंट। ठीक है जी, लेकिन जो सिंपल डिवाइड एंड कंकर है उसमें सिंपली प्रॉब्लम को डिवाइड करेंगे और प्रॉब्लम को हम उनके सब प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। इसमें कोई ऐसी कंबाइन करने की उस तरह से जो है वो हमें कोई स्पेसिफिक केस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें कम्बिनेशन बड़ा आसान होता है, सॉल्यूशंस को कंबाइन करना आसान होता है। A divide and conquer algorithm consists of two parts only. First part is division of the problem into sub problem and the second part is combination, combining. तो ये जो combining of solution है ये recursive algorithm के मुकाबले में जो मैं कह रहा हूँ कि इसको हम easily straight away हम इसको combine कर सकते हैं, जबकि रिकर्सिव में हमें वो एक टेक्निकल सा जो है ना वो एक कोई एक्सप्रेशन बनाना पड़ती है, सोचना पड़ता है। जैसे यहाँ पर हमने x इंटू पावर ऑफ एक्स कॉमा n-1 बनाया, फिर फैक्टोरियल में एक हमने एक्सप्रेशन बनाई थी, वो हमें स्पेसिफिक सोचना पड़ती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ती है और ब्रेनस्टॉर्मिंग से हमारे स्टूडेंट्स की जान जाती है। वो कहते हैं जी बस हमें कोई वो रटा रटाया चीज़ मिल जाए और बस ओके। तो ये डिवाइड एंड कंकर, इसकी कई एग्जांपल्स हैं। क्विक सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है। क्विक सॉर्ट में क्या होता है जी, हम पोर्शंस बना देते हैं, पोर्शन द अरे इनटू टू पार्ट्स एंड क्विक सॉर्ट ईच ऑफ द पार्ट, हमें हर पार्ट को क्विकली सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, इसमें कोई एडिशनल वर्क रिक्वायर्ड नहीं होता। और मर्ज सॉर्ट में भी कुछ ऐसा ही होता है, कट द अरे इनटू हाफ और उसका एक पार्ट जो है वो सॉर्ट करते जाते हैं और उसमें एलिमेंट्स सॉर्ट करते हुए ऐड करते चले जाते हैं। ओके अच्छा, अ डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिदम, अच्छा ये हमने बात सॉरी कर ली है, ये रिवाइज होगी स्लाइड। ओके जी, हेयर इज़ हाउ टू लुक अप समथिंग इन अ सॉर्टेड बाइनरी अरे, कंपेयर द की। अच्छा, ये बाइनरी सॉर्ट की बात आ गई, बाइनरी सर्च की सॉरी बात आ गई, या बाइनरी ट्री की बात आ गई। ये मैं डिस्कशन पहले कर चुका हूँ बाइनरी ट्री की, कि उसमें हम जो है वो रूट के ऊपर सर्च करते हैं और हम लेफ़्ट या राइट, चूँकि बाइनरी सर्च ट्री है तो लेफ़्ट या राइट पे हम मूव करते हैं। तो ये भी बाइनरी सर्च ट्री भी डिवाइड एंड कंकर की एक अच्छी एग्जांपल हो सकती है। ओके एनीवे, अच्छा इसकी मैं, अच्छा जी नेक्स्ट क्लास इज़ डायनामिक एल्गोरिदम। ओके, अ डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम रिमेंबर्स पास्ट रिजल्ट एंड यूजेस देम टू फाइंड न्यू रिजल्ट। तो हमें अगर हमारे पास जैसे हम लाइब्रेरीज़ बना लेते हैं, जैसे हम अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, जैसे हम प्रोग्रामिंग में कई पैराडीम्स में रीयूजेबिलिटी को कंसिडर करते हैं, द सेम केस इज़ हेयर। ठीक है जी, डायनामिक प्रोग्रामिंग इज़ जनरली यूज़ फॉर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, ये ख़ास तौर पे ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ होती है। हम विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को बेटर से बेटर करते जाते हैं। द सेम वे अ टीचर यूज़ टू डू, जैसे मैं कोई भी कोर्स 2 4 5वीं दफ़ा पढ़ा रहा होता हूँ, छठी दफ़ा पढ़ा रहा होता हूँ, तो मैं हर दफ़ा अपने प्रीवियस मटेरियल को रिफ़ाइन कर लेता हूँ, देखता हूँ पहले क्या डेफिशिएंसी रह गई थी, उसको कैसे मज़ीद बेटर किया जा सकता है। तो बिल्कुल ऐसे ही डायनामिक एल्गोरिदम हम ऑप्टिमाइजेशन के लिए, प्रॉब्लम्स को ऑप्टिमाइज्ड वे में उसका सलूशन देने के लिए हम यूज़ करते हैं। हम अपने हिस्टोरिकल सॉल्यूशंस को याद रखते हैं, हम हिस्ट्री के जो हमारे मॉड्यूल्स हैं उनको याद रखते हैं।
मल्टीपल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट, नीड टू फाइंड द बेस्ट वन, रिक्वायर्स ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर एंड ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं चीज़ों को समराइज़ करने की, जो हमारा जो है वो पेपर में क्वेश्चंस एक्सटेंसिवली आने हैं। ये जो मैंने सारा पोर्शन डिस्कस किया अभी तक प्रीवियसली कोई 2 घंटों में, इसमें से जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, अभी जो मैंने 2-3 स्लाइड्स डिस्कस करनी है, गो के इनको ऑब्जॉर्व करना, इनको डाइजेस्ट करना टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट आई विल डेफिनेटली गाइड यू कि थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा और आप इसको बाद में यहाँ पे आपको चीज़ें याद करना पड़ेंगी। या तो ये सोल्यूशन होता है कि हमें हर एल्गोरिदम की एक्यूरेट जो है वो फंक्शनैलिटी का, उसके स्टेप्स का पता हो, तो तब हम चीज़ों को फ़ौरन कंक्लूड कर सकते हैं, रिज़ल्ट उनका या उनका आउटपुट बता सकते हैं। अदरवाइज़ दूसरा सोल्यूशन क्या है कि हमें फॉर द टाइम बीइंग चीज़ों को रटा लगाना पड़ता है। अच्छा, अब ये हमारे पास जो पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं अक्सर औकात, वो क्या आते हैं, 2 तरह के आते हैं। एक हमें डाटा स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी पूछ लेता है, एक हमें एल्गोरिदम्स की कॉम्प्लेक्सिटी पूछ लेता है। अब मैं दोनों चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा। यहाँ पर आप देखें लेफ़्ट साइड पे हमारे पास लिस्ट ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स दी गई है। इसमें से कुछ हमने कल के सेशन में डिस्कस किए थे, चूँकि मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर रिवाइज़ करता हूँ कि ये जो कोर्स है डाटा स्ट्रक्चर, और बाज़ जगहों पे डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम एनालिसिस इकट्ठा भी ऑफ़र किया जाता है। ये इतना इसकी डेप्थ है कि आपकी सोच है। ठीक है जी। तो ये सारे डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, अरे है, स्टैक है, क्यू है, सिंगली लिंक लिस्ट है, डबली लिंक लिस्ट है, स्किप लिस्ट, हैश टेबल, बाइनरी सर्च ट्री। अब इनमें से बाइनरी सर्च ट्री हमने देखा था और ये डबली लिंक लिस्ट से ऊपर ऊपर हमने देखे थे। अदरवाइज़ मैंने आपको रेफ़र किया था कि कुछ मेरे जो लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, उसमें हैश टेबल भी डिस्कस किया गया है। बी रेड ब्लैक ट्री, ये बी ट्री, बी प्लस ट्री, प्ले ट्री, एवीएल ट्री डिस्कस की गई हैं। केडी ट्री उसमें भी डिस्कस नहीं की गई। ठीक है जी। और इसके अलावा ये स्किप लिस्ट गालिबन मुझे अब याद नहीं कि उसमें रिकॉर्डेड है कि नहीं, तो अदरवाइज़ बाकी सारे वहाँ पे डिस्कस्ड हैं। अच्छा, इसमें आम तौर पे हमें वो मोस्टली एवरेज केस, वर्स्ट केस की बात करता है, बेस्ट केस की बात नहीं करता यहाँ पर, और बल्कि टॉप ऑफ द लिस्ट जो क्वेश्चन आते हैं वो वर्स्ट केस के ही आते हैं। अब हमने देखना है कि क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, कैसे हम चीज़ों को याद रख सकते हैं। अगर हमें पूछा जाता है कि जी अरे का जो एक्सेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो वर्स्ट केस क्या है, तो ये आप कॉलम देखें, इसमें अरे का वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताई गई है बिग O1। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये बिग O1 कैसे है, चूँकि हमने ये डिस्कस किया एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, ऑल ऑफ अस नो दैट अरे की जो एक्सेस है वो रैंडम एक्सेस होती है, लीनियर एक्सेस नहीं होती अरे में। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास कोई अरे है, उसमें एनी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं और मैंने कोई यू कैन से इफ़ आई वांट टू गो एट nth एलिमेंट और आई वांट टू गो एट 9th इंडेक्स, तो ऐसा नहीं है कि मुझे 0 इंडेक्स से स्टार्ट करना पड़े और फिर 1 इंडेक्स पे जाना पड़े, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर मैं अल्टीमेटली 9th पे पहुंचूं। ऐसा नहीं होता। अरे में क्या होता है, अरे में रैंडम एक्सेस इसकी एक बेनिफिट है, एडवांटेज है। ठीक है, तो चूंकि रैंडम एक्सेस है, हम फ़ौरन अपने डिज़ायर्ड इंडेक्स पे पहुंच जाते हैं, सो दैट जो इसका एक्सेस वर्स्ट केस है वो बिग O1 है। और चूंकि वर्स्ट केस इज़ बिग O1, फिर इसका एवरेज केस भी बिग O1 ही है, इससे छोटा तो कोई केस होता ही नहीं। वो मैंने आपको पहले भी डिस्कशन में बताया कि सबसे सस्ता, सबसे सौखा, सबसे इजी जो केस ऑफ एल्गोरिदम है या फिर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम है वो कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अरे की एक्सेस जो है वो वर्स्ट केस बिग O1, तो एवरेज भी बिग O1 होगी और इवन बेस्ट केस भी बिग O1 होगा, इससे छोटा कुछ भी नहीं। ठीक है जी। अब इसकी सर्च का वर्स्ट केस, एवरेज केस मैं आपको बता दूं, आपको याद है हमने कहा था कि ये बिग थीटा n/2 हो सकता है, लेकिन हम over 2 को इग्नोर कर देते हैं और बिग थीटा n ही हम कहते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही इसका जो वर्स्ट केस सर्च है वो भी बिग O n है।
ठीक है जी। अब इंसर्शन और डिलीशन की बात आ गई। इंसर्शन मैंने आपको बताया था कि जो इंसर्शन है अरे की वो कॉम्प्लेक्स है। हमें अगर किसी भी जगह पर एलिमेंट इंसर्ट करना है तो हमें उसके राइट साइड के तमाम एलिमेंट्स को वन पोजीशन वन इंडेक्स राइट पे स्विच करवाना पड़ता है, सो दैट जितने एलिमेंट्स हमें स्विच करवाना पड़ेंगे, शिफ्ट करवाना पड़ेंगे, वो n एलिमेंट्स ही होंगे। तो इसकी इंसर्शन और डिलीशन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ओ एन कहलाती है। फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिग ओ एन है। क्यों? क्योंकि जितने एलिमेंट्स को हमने स्टोर करवाना है अपने जो है वो एलिमेंट्स को, वो उतनी ही स्पेस लेंगे। कल वाले सेशन में आपको याद है MCQs आया था कि इफ़ वी हैव अरे ऑफ 15 एलिमेंट्स, 15 एलिमेंट्स ऑफ इंट टाइप एंड इंट कंज्यूम्स इन अ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 4 बाइट्स, सो व्हाट विल बी द साइज ऑफ द अरे। तो उसका आंसर हमने कंक्लूड किया था 60। तो इसी तरह से जितने हमारे एलिमेंट्स होंगे उतने ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसका जो है वो स्पेस वो कंज्यूम करेगा। तो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ओ एन है। और वर्स्ट क्या, बेस्ट क्या, और जो है वो एवरेज क्या, ये बिग ओ एन ही होगी। और स्पेस में बेस्ट और एवरेज आमतौर पे डिस्कस होती नहीं है, वर्स्ट ही डिस्कस होती है स्पेसिफिकली। और बल्कि अगर मैं यूँ कहूँ कि स्पेस की डिस्कशन है ही सेकेंडरी, तो ये भी सही है। ठीक है, असल जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस होती है मेनली वो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, चाहे वो आपके डाटा स्ट्रक्चर हों, चाहे वो आपके डिफरेंट टाइप के एल्गोरिदम्स हों। ठीक है जी। तो स्टैक की बात करें, मैं अब चीज़ों को बड़ा जो है वो सिंपली बात करूँगा। तो इसकी जो एक्सेस है स्टैक में हमने देखा था ये लास्ट इन फर्स्ट आउट है। अब लाजमी तो नहीं है कि हमारा जो हमने एलिमेंट फाइंड आउट करना है वो सिरे पे ही पड़ा हुआ है, टॉप पे ही पड़ा हुआ है, वो कहीं दरमियान में नीचे भी हो सकता है। तो अगर हमें दरमियान से कोई एलिमेंट फाइंड आउट करना है तो हमें एलिमेंट्स को रिमूव करना पड़ेगा, हमें एलिमेंट्स को पॉप करना पड़ेगा। सो स्टैक की जो एक्सेस है वो जो है वो बिग ओ एन है, इसकी सर्च बिग ओ एन है। हाँ, इसकी इंसर्शन और डिलीशन बिग ओ वन है। उसकी वजह क्या भला? चूँकि हमने कहा था कि स्टैक का एक एंड तो क्लोज होता है और एक एंड इसका ओपन होता है, और हम टॉप से ही पुश कर रहे होते हैं और टॉप से ही हम पॉप करवा रहे होते हैं। तो हमें इसकी पुश और पॉप की लोकेशन का एग्जैक्टली आइडिया है, तो हमें कोई एलिमेंट्स को खंगालना, ट्रैवर्स करना ही नहीं पड़ता। हमें एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके हम इंसर्ट या पुश या पॉप करवा लेते हैं। सो इट्स इंसर्शन डिलीशन बिग ओ वन। और इसका जो ये देखें सारे डाटा स्ट्रक्चर में अक्सर औकात आपके जो जो ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ओ वन है। कहाँ तक ये जा रही है? अगर मैं इसको कैटेगराइज करूँ डब्ल्यू लिंक लिस्ट तक। आगे स्किप लिस्ट का केस और है। स्किप लिस्ट में हम बाइनरी सर्च ट्री और डिफरेंट कुछ चीज़ें ऐड करते हैं जिसमें हमें अपने एलिमेंट्स से कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर करना पड़ती है। तो उसमें n इंटू लॉग n का एक इजाफी एक फैक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है। और हमने ये देखा था कि n इंटू लॉग n ये चूँकि लीनियर से थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये वाला n वाला केस लीनियर होता है और n लॉग n लीनियर से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, आगे चलें। इसी तरह से क्यू के भी हमें रियर का और फ्रंट का पता होता है, जहाँ से हमने इंसर्ट करवाना होता है, एन क्यू करना होता है या डी क्यू करना होता है। तो उसकी भी इंसर्शन डिलीशन कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ वन है, और जबकि इसकी सर्च और एक्सेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ एन है। फिर सिंगली लिंक लिस्ट में भी सेम केस है, जो एक्सेस और सर्च। अब इसको अगर मैं कंक्लूड करूं तो आपका अरे, स्टैक, क्यू, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, इनके देखें सिवाय अरे के एक्सेस के बिग ओ वन और अरे के इंसर्शन डिलीशन के बिग ओ एन के, यहाँ पे ये डिफरेंस आ रहे हैं इस जगह पर। ठीक है, और उसके अलावा ये अरे का बाकी डिफरेंस आ रहा है। बाकी आप इसको समराइज कर सकते हैं कि अरे की जो एक्सेस है वो बिग ओ वन है, बाकी तमाम जो ये हमारे बेसिक से डाटा स्ट्रक्चर हैं उनकी एक्सेस बिग ओ एन है। फिर इनकी सर्च अरे इंक्लूडिंग अरे तमाम की सर्च बिग ओ एन है, जबकि इंसर्शन अरे की कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है, और स्टैक, क्यू, सिंगली, डबली लिंक लिस्ट की जो इंसर्शन डिलीशन है वो बिग ओ वन चल रही है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सब की बिग ओ एन है।
ठीक है जी। ये हमारे वो डाटा स्ट्रक्चर हैं जो हमने कल डिस्कस भी किए थे, और ये बड़े बेसिक हैं और मोस्टली इनमें से एमसीक्यूज आ सकता है। फिर उसके बाद स्किप लिस्ट आपको मैंने बताया, स्किप लिस्ट में जो है ना वो हमारे पास ये लिंक लिस्ट से थोड़ा सा ये ट्री को यूज़ करते हुए बनाई जाती है, और इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आती है। इसमें हम सम चीज़ों को, कुछ चीज़ों को, कुछ एलिमेंट्स को स्किप कर जाते हैं, ठीक है। और वो स्किप किसको करना है, कैसे करना है, कंपेयर कैसे करना है, वो इन्फॉर्मेशन लॉग ऑफ एन फैक्टर उसका निकलता है और एन एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, सो दैट इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाती है। अदरवाइज़ इसकी एक्सेस और सर्च और इंसर्शन और डिलीशन वो इनकी बिग ओ एन ही है, ठीक है। और अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एवरेज की बात करें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो वो बिग ओ लॉग ऑफ एन में चलती है, ठीक है जी। फिर उसके बाद फिर आप मज़ीद चीज़ों को मज़ीद देख लेते हो, जैसे ये बाइनरी सर्च ट्री की अगर बात करें, चूँकि बाकियों को हमने ज़्यादा इतना देखा भी नहीं है, तो उसकी आपको एग्जैक्टली जो है वो समझ तो नहीं आएगी अगर आप पहले से नहीं जानते। तो बाइनरी सर्च ट्री मैंने आज भी आपको एग्जांपल दी थी, कल भी डिस्कस किया था कि हम अपनी ट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है जी, लेफ़्ट सब ट्री और राइट सब ट्री। और उस लेफ़्ट राइट सब ट्री में से किसी एक पोर्शन में हमने मूव करना होता है, तो इसलिए इसकी जो एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो लॉग ऑफ एन है, लेकिन जो वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो बिग ओ एन इसकी सर्च कॉम्प्लेक्सिटी, बिग ओ एन इसकी इंसर्शन कॉम्प्लेक्सिटी, और डिलीशन बिग ओ एन कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बन जाती है, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो बिग ओ एन ही बनती है। अब ओवरऑल अगर मैं सारे इस स्लाइड को कंक्लूड करूं, तो हमारे पास सिवाय जो हमारा स्किप लिस्ट है, इसके अलावा तमाम की तमाम जो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं उनकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिग ओ एन आती है। यहाँ से देखें हमें कितना एक वो ज़बरदस्त रूल मिल गया। स्किप लिस्ट एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसकी जो स्पेस स्टोरिंग की कॉम्प्लेक्सिटी वो सबसे ज़्यादा है, वो है बिग ओ एन लॉग ऑफ एन। जबकि इसके अलावा जितने भी डाटा स्ट्रक्चर्स हैं सब की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वो बिग ओ एन है। तो यहाँ पर कुछ कंपैरिजन मैंने आपको बताए एक्सेस के हवाले से, सर्च इंसर्ट डिलीट के हवाले से। बाकी जो बी ट्री, रेड ब्लैक, AVL, स्प्लिट ट्री, ये सारी ऑर्डर्ड बैलेंस्ड ट्रीज़ हैं, और बैलेंस के अलावा इसमें ऑटोमेटिक बैलेंसिंग फैक्टर पाया जाता है। तो ये स्पेसिफिक इसकी अंडरस्टैंडिंग चूँकि हमने करंटली डिस्कस नहीं की, बहरहाल इसको आप खुद से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। बट इफ़ यू आर डेडिकेटेड इनफ टू प्रिपेयर योर PPSC एंड इफ़ यू हैव नो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी और जॉब, तो फिर आप यूट्यूब चैनल से मेरे ये सारे लेक्चर PPSC प्रिपरेशन प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप वो लिसन कर सकते हैं। आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी और फिर आपके लिए ये इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझना आसान हो जाएगा। ओके, आगे हम चलते हैं। आगे हमारा आ जाता है सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स। ये तो थे डाटा स्ट्रक्चर, अब आगे आ गए अरे सॉर्टिंग एल्गोरिदम। तो ये वो पोर्शन है डाटा स्ट्रक्चर में से भी क्वेश्चंस यानी कि सेकेंडरी लेवल पे आते हैं, कम आते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस स्लाइड में से आ सकते हैं, चांसेस होते हैं आपके सॉर्टिंग एल्गोरिदम के, आपके सर्चिंग एल्गोरिदम के, ठीक है जी। तो सॉर्टिंग एल्गोरिदम में हमारे पास अ नंबर ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। अब इनको भी आपने ना थोड़ा सा मतलब समराइज़ करना है, इनकी इनकी क्लासेस ज़हन में बिठानी है कि कौन सी ऐसे एल्गोरिदम्स हैं जो कि लीनियर फैशन में वर्क कर रहे होते हैं, कौन से एल्गोरिदम जो हैं वो एक्सपोनेंशियल हैं या क्वाड्रेटिक हैं। जैसे कि देखें, अगर मैं वर्स्ट केस को समराइज़ करूं, तो इधर मैं आपको ये क्विक सॉर्ट दिखा रहा हूं, ठीक है जी। लीनियर तो हमने काफ़ी सारी सर्च कर, लीनियर कहाँ पे पड़ी हुई है, अच्छा ये सॉर्टिंग, सॉरी ये सॉर्टिंग है, सॉर्टिंग की बात कर रहे हैं। क्विक सॉर्ट है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट है। फिर इसके अलावा ये बबल हो गया, इंजर्शन हो गया, सिलेक्शन हो गया, ट्री सॉर्ट हो गया, और यहाँ तक हमारे इन एल्गोरिदम्स की अब ये आपको याद करने पड़ेंगे। क्विक सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, ट्री सॉर्ट। इनकी जो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है वो जनाब क्वाड्रेटिक है, ये आप देख सकते हैं। जो हमने एक जो फंक्शन एल्गोरिदम की ग्रोथ को समझने के लिए फंक्शन डिस्कस किए थे, तो उस रेफरेंस में बात करें तो क्विक सॉर्ट,
बबल, इंजर्शन, सिलेक्शन, ट्री सॉर्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्वाड्रेटिक है। और इनमें से कुछ सॉर्ट्स को, सारी को नहीं, कुछ सॉर्ट्स को मेरे चैनल पे वो कोर्सेज़ यानी कि डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम एनालिसिस के जो मौजूद हैं उनमें कुछ ये सॉर्टिंग को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड इन डेप्थ तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं तो आपको रिकमेंड ये करूँगा कि इसकी एक चीट शीट ज़हन में बना लें, एक जो ना वो रटा टाइप का आप लगा लें कि किन एल्गोरिथम्स की कॉम्प्लेक्सिटी क्वाड्रेटिक है। अब क्वाड्रेटिक के बाद जो इससे ये जो क्वाड्रेटिक है ना स्केयर की फॉर्म में, ये वर्स्ट, ये ख़राब या फिर ये ज़्यादा प्रेफर्ड एल्गोरिदम नहीं है। इनके बाद आ जाते हैं एल्गोरिदम आपके बिग ओ एन लॉग ऑफ एन का स्केयर। अब ये जो है ना ये वाला एल्गोरिदम, ये इसके कलर से भी हमें नज़र आ रहा है, इसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी एन स्केयर से तो खैर थोड़ी सी कम कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये वाली जो क्लास ऑफ एल्गोरिदम नज़र आपको आ रहे हैं जिसमें लीनियर इनटू लॉगरिथमिक, इस क्लास से ज़्यादा हाई है। ये कौन सा है? शेल सॉर्ट। यानी कि शेल सॉर्ट दूसरे नंबर पे कम एफिशिएंट एल्गोरिदम होता है। व्हाट डज़ आई मीन? इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो क्विक सॉर्ट है, बबल सॉर्ट है, इंजर्शन सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, ट्री सॉर्ट है, अगर इनकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो ये वर्स्ट एल्गोरिदम है, ये रिकमेंडेड नहीं होते, इनको यूज़ नहीं करना चाहिए। इनके बाद शेल सॉर्ट ऐसा है जिसको यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर ये बकेट सॉर्ट भी, इसकी भी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी जो है, इस क्लास में आप ये बकेट सॉर्ट को भी शामिल करेंगे, तो इनको यूज़ नहीं करना चाहिए, शेल सॉर्ट को यूज़ नहीं करना चाहिए। इफ़ यू हैव द सिचुएशन तो यू कैन यूज़ मर्ज सॉर्ट, और ये टाइम सॉर्ट है गालिबन, हीप सॉर्ट है, और ये क्यूब सॉर्ट है, इनको आप यूज़ कर सकते हैं, ये आपके अच्छे एल्गोरिदम हैं तीसरे लेवल पे। लेकिन फिर ये जो रेडिक्स सॉर्ट है और काउंटिंग सॉर्ट है, ये आपके बेस्ट एल्गोरिदम्स हैं। तो इनको आपने कुछ, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया वैसे ही आपने इनकी चीट शीट एक बनानी है, या आपने जहन में बिठानी है कि हमारे जो वर्स्ट एल्गोरिदम है वो क्विक सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंजर्शन, सिलेक्शन, ट्री और बकेट, और दूसरे लेवल पे जो है वो शेल सॉर्ट है, और तीसरे लेवल पे जो है ये आपका क्यूब सॉर्ट आ जाता है, और मर्ज, टाइम, और ये हीप सॉर्ट, और अच्छे जो एल्गोरिदम है वो रेडिक्स सॉर्ट, काउंटिंग सॉर्ट हैं। अच्छा, इस पर मैंने वर्स्ट केस की ही सिर्फ बात की है, बेस्ट और एवरेज केस की बात नहीं की। फिर अगर आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो आप ये देखें कि ये आपके जो क्विक सॉर्ट है ये बिग ओ लॉग ऑफ एन एलिमेंट्स। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हमें जो है ना वो डिस्कस करना है। सॉर्टिंग के लिए हमारे पास सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स की दो टाइप्स होती हैं, वैसे तो उसको कई टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कई टाइप से क्या मुराद। हमने उर्दू ग्रामर में पढ़ा हुआ है इस्म की इकसाम बिलहाज तादाद, वाहिद और जमा। याद है आपको जब हम ग्रामर पढ़ते थे उर्दू की, ठीक है जी। फिर इस्म की इकसाम बिलहाज वो क्या थे दूसरे आपके, वो इसमें नाकिरा, नकरा और मारफा, ठीक है जी। तो है इस्म है नाउन, लेकिन उसकी मल्टीपल टाइप्स हम बना सकते हैं। तो जो आपके सॉर्टिंग एल्गोरिदम है ना, वो स्पेस कंजम्पशन के हवाले से वो दो तरह से डिवाइड किए जाते हैं। एक ऐसे एल्गोरिदम होते हैं जिनको अपनी इन इन प्लेस सॉर्टिंग कहते हैं, उनको इन प्लेस सॉर्टिंग, वो अपनी अवेलेबल प्लेस के अंदर ही सॉर्टिंग परफॉर्म कर लेते हैं। और कुछ एल्गोरिदम ऐसे होते हैं जो कि इन प्लेस नहीं होते, दे नीड सम एक्स्ट्रा स्पेस, ठीक है जी। तो ये दो तरह के होते हैं एल्गोरिदम। तो जो आपका क्विक सॉर्ट है ये बिग ओ लॉग ऑफ एन इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। हालांकि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के क्वेश्चन सेकेंडरी हैं, इनमें से कम आएंगे, लेकिन इसको भी आपने जो है वो अपने जहन में खाका सा बना रखना है, इनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर मैं आपको जो है वो प्रियोरिटी वाइज रिकमेंड करूं तो इस स्लाइड में, बल्कि कॉम्प्लेक्सिटी के ओवरऑल टॉपिक में से आपकी ये वाली स्लाइड सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स और इसके ये वर्स्ट केसेस इम्पॉर्टेंट हैं, सॉर्टिंग, और उसके बाद फिर
ये वाली स्लाइड आपकी आ जाती है, एक मिनट वो अभी ओके जी। सॉर्टिंग के बाद आपकी आ जाती है सर्चिंग। तो सर्चिंग में आपके डेप्थ फर्स्ट सर्च हैं और ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च है, बाइनरी सर्च है, लीनियर सर्च है, शॉर्टेस्ट पाथ बाय डिजक्स्ट्रा यूजिंग अ मिन हीप एज प्रायोरिटी क्यू, शॉर्टेस्ट पाथ। तो इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा आपको ना ज़्यादा कंप्रीहेंसिव, ज़्यादा जो सर्चिंग है वो भी आपको मैं कोई डायग्राम दे दूँ। तो इसको भी आपने जो है ना वो ये दो स्लाइड्स हैं जो कि जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। कौन से? एक सर्चिंग एल्गोरिदम, एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम। टॉप पे इनकी बारी आएगी और उसके बाद बारी आएगी डाटा स्ट्रक्चर की, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और उसके बाद फिर आपके ये डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं, हीप्स आ सकती हैं या ग्राफ्स आ सकते हैं। ठीक है जी। तो अब यहाँ तक हमारा जो टॉपिक था इसको मैं वाइंड अप करना चाहूँगा। अब